डॉक्टर साहब प्रोडक्शन की बात करें जी, क्या प्रोडक्शन है जी इसका? सो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो हमारा ICRIP जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसका जो औसत पैदावार था वो 91.5 टन प्रति हेक्टेयर था जी तो ये तो क्योंकि पूरे क्षेत्र का प्लांट और रेटून, 2 पौधे और 1 रेटून का हर जगह का औसत था, तो कई जगह औसत से ज़्यादा पैदावार भी मिला। जी बिल्कुल। तो अगर अच्छी खेती करे तो इसमें 1 एकड़ में लगभग 400, 450, यहाँ तक कि 500 क्विंटल तक भी पैदावार। अच्छा डॉक्टर साहब, तो जब वो यहाँ आए जी आपके पास, एक चीज़ और पूछनी थी। अपना यूपी में एक बीमारी और चल रही है आजकल, इस साल बहुत ज़्यादा है, पत्तों में पीलापन आ रहा जी। कुछ वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा है जी, मतलब 0118 में है, 13235 में भी है, 14201 में भी है, काफ़ी ज़्यादा है जी। तो वो क्या कारण है जी, क्या उसका उपाय है? देखो, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ वैरायटीज़ में पीलेपन की समस्या ज़्यादा है, जैसे हमारे हरियाणा में शाह आदिल। नमस्कार भाइयों, किसान समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज मैं हूँ करनाल में और अपना ICR में आए हुए हैं। तो देखो, इसी 10 अगस्त को एक वैरायटी रिलीज़ हुई थी करनाल की, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे आज। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रविंद्र साहब जी। तो उस वैरायटी के बारे में उनसे सारी जानकारी लेंगे, पहचान भी दिखाओगे और भाई क्या रिकवरी है इसमें, किस कैटेगरी में रिलीज़ हुई है। तो डॉक्टर साहब का पास लेकर चलता हूँ मैं आपको। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक तो किसान भाई को अपना परिचय करवा दो जी आप एक बार। हाँ जी, मैं रविंद्र कुमार, यहाँ गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल में प्रधान वैज्ञानिक हूँ, ब्रीडिंग का काम करता हूँ जी। तो डॉक्टर साहब, अभी एक 10 अगस्त को वैरायटी रिलीज़ हुई थी जी अपनी करनाल सेंटर की सर, जी। तो वो कौन सी वैरायटी है सर? अभी हमारी CO 17018 वैरायटी रिलीज हुई है और इसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका CVRC की जो कमेटी थी उसमें ये पास हो गई है जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो देश के लिए 109 किस्में जारी की है, जी जी। उनमें ये एक है। अच्छा अच्छा। तो सर वैसे जनरल की वैरायटी या अर्ली की भी है जी? ये मिडलेट वैरायटी है अच्छा जी। अच्छा और मतलब देश में इस टाइम पे उत्तर भारत में चीनी मिलें और किसान दोनों अर्ली वैरायटी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अर्ली वैरायटी का एरिया बहुत ज़्यादा हो गया है और लगभग जैसे 238 हमारी बहुत अच्छी वैरायटी रही है, जी। CO 238, वो 90%, 95% एरिया उसने ले लिया। जी तो एक तरह से मोनोकल्चर डेवलप हो गया और उसके बाद में उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जी। तो उसके अलावा अब चीनी मिलों ने ये देखा कि भाई सब अर्ली से ही अच्छा काम चल रहा है। उसका कारण भी था कि लेट तक उसमें अच्छी शुगर मिल जाती थी। जी हाँ जी। तो वो उन्होंने ये एक धारणा बना ली कि भाई हमें अर्ली ही चाहिए, तो हमें चीनी से मतलब है। और क्योंकि अगर अर्ली वैरायटी भी लेट तक चीनी दे देती है तो फिर हम ज़्यादा वैरायटी ना लेके कोई 2-4 मजबूत वैरायटी लेके चल लें। जी जी। लेकिन इस समय जो, क्योंकि जब सारे क्षेत्र में ही 238 वैरायटी अभी भी मतलब अभी भी है जी, कब? का है, हाँ, मैक्सिमम वही है। तो कोई एकदम से इतना बीज कोई वैरायटी बढ़ नहीं पाएगी। और बीच में जो 3-4 जो अर्ली वैरायटीज़ है उसमें अभी किसानों में भी और मिलों में भी अभी उतनी ज़्यादा सहमति उनसे बनी नहीं है जी तो एक वैराइटल बैलेंस की थोड़ी ज़रूरत है। तो ज़्यादा नहीं तो 20% मिडलेट पे मतलब रिलाई कर सकते हैं। और जो ये वैरायटी है 17018, जी। इसमें शुगर कंटेंट भी अच्छा है। इसमें 18.38% जो जूस में सुक्रोज है जी और अच्छी वैरायटी है, हाइट भी अच्छी है। जी। और जो किसानों को चाहिए अगोड़ा ज़्यादातर, हाँ देखो, वो भी उत्तर प्रदेश बिल्कुल में, तो वो बढ़िया है काफ़ी जी, एकदम। अच्छा है, हरा हाँ है। तो ये वैराइटल बैलेंस पे अच्छा काम कर सकती है। और जो हमारे केंद्र की अब तक की जो मिडलेट वैरायटी रिलीज हुई है जी। तो उनमें भी ये चीनी में अच्छी है। और रिकवरी अच्छी है जी इसमें, हाँ जी। बस थोड़ा लेट होगी, बस इतना है मैच्योरिंग। लेट ये 11 महीने में मैच, मतलब ये फरवरी में जो इसका पौधा है जी। वह फरवरी में पौधा मैच्योर हो जाता है और जनवरी में इसकी पेडी मैच्योर हो जाती है। हाँ, तो अच्छा एक काम हो सके, जैसे जैसे ऑटम में इसकी सोइंग कर ली जाए हाँ जी। तो बहुत, मतलब मील को भी फायदा रहेगा, किसान के लिए भी बढ़िया रहेगा जी। एक्चुअल में ऑटम तो एक टाइम है प्लांटिंग का। हाँ जी। और गन्ने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मैच्योरिटी किस टाइम पे आती है। जी तो जो अर्ली वैरायटी होती है ऑटम, मतलब
आपका नवंबर, अक्टूबर नवंबर। जी तो अर्ली वैरायटी अक्टूबर नवंबर में मैच्योर होती है। जो मिड लेट वैरायटी है, आप उसको चाहे अगस्त में बोओ चाहे आप अक्टूबर में बोओ, उसको मैच्योरिटी फरवरी के बाद मिलेगी। अच्छा अच्छा, फरवरी के बाद में हाँ, छोटी आएगी। तो मतलब ज़्यादा एज हो जाएगा, हाइट अच्छी हो जाएगी, हाँ जी पैदावार अगर मैनेज कर सकता है किसान, गिरने ना दे, तो पैदावार में तो एडवांटेज है। जी। लेकिन मिड लेट वैरायटी को आप लेट बो, मतलब फरवरी मार्च में बो, वो अच्छा है। अच्छा, वो ठीक है। हाँ, और जो आपने देखा होगा इवन अर्ली वैरायटी भी जो फरवरी मार्च में काटी जाती है, जी। तो उसकी पेडी अच्छी होती है, बजाय कि आप नवंबर में काटते हो, दिसंबर में काटते हो। उसकी पेडी होती नहीं नवंबर हाँ, दिसंबर वाले की। जी तो मिडलेट वैरायटी किसान थोड़ा सा इसलिए झिझकता है बोने से कि उसकी पेडी की बजाय वो एक पेडी लेके वो गेहूं की फसल लेता है। जी अब ज़्यादा जब अर्ली का ही एरिया है ज़्यादातर, तो मिडलेट वैरायटी की पेडी को पर्ची मिलेगी फरवरी के बाद। जी। तो किसान की वो एक जो गेहूं की वो फसल लेता है वो मर जाती है। लेकिन अगर आप फरवरी में पेडी को भी काटोगे तो अच्छी रेटून आएगी। हाँ, बढ़िया रेटून होगी। तो जब किसान जब मान लो 238 या और दूसरी अर्ली वैरायटी ज़्यादा है और उसकी भी पर्ची आपको फरवरी में मिल रही है उसकी पेडी की, हाँ जी। तो उस केस में तो आप गेहूं नहीं ले सकते। हाँ, फिर तो आप होने। गन्ना पाड़ के फिर गन्ना बोने की कोशिश करते हो। जी तो इससे मल्टीपल रेटूनेबिलिटी भी मिड लेट वैरायटी में थोड़ी ज़्यादा होती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, थोड़ी इसकी पहचान और बताओ जी, मतलब वैरायटी की क्या क्या पहचान कैसे कर सकें जी? क्यों अपनी साइड देखो यूपी में थोड़ा डुप्लीकेसी बहुत चला है जी। और जैसे पत्तियां है इसकी हाँ जी। झुकी हुई है, ड्रूपी टाइप है। जी हाँ, ये आप देख रहे हो ना, जैसे हाँ, बिल्कुल। 567 होती थी उस जैसी हाँ बिल्कुल ऐसी पत्ती झुकी हुई है जी। हाँ झुकी हुई है इसकी हाँ जी। पत्तियां। और दूसरा जो है इसकी पोरिया है, ये मतलब नीचे की तरफ थोड़ी सी बोबिन टाइप की है, बीच में से थोड़ी सी पिचकी हुई है जी। और दोनों किनारे इसके थोड़े मोटे हैं। मोटे होते हैं। जी जी। और मोटाई ठीक है। ये देखो पोरी जो है बीच में से बोबिन शेप है, हाँ जी। मतलब किनारे दोनों मोटे हैं और बीच में थोड़ी सी पतली है। जी। और मोटाई अच्छी है और गन्ना अंदर से ठोस है, बिल्कुल सॉलिड है जी हाँ अंदर। सॉलिड गन्ना है। तो वेट ही बढ़िया देगा हाँ, जी। वेट अच्छा है, इसमें कोई कांटे नहीं है। जी। कई वैरायटियों में कांटे होते तो कांटे भी नहीं है इसमें। और थोड़ा वैक्स होता है इस पे पोरियों पे। सही है वाला जी। हाँ जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोडक्शन की बात करें जी, क्या प्रोडक्शन है जी इसका? सो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो हमारा ICRIP जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसका जो औसत पैदावार था वो 91.5 टन प्रति हेक्टेयर था। जी। तो ये तो क्योंकि पूरे क्षेत्र का प्लांट और रेटून, 2 पौधे और 1 रेटून का हर जगह का औसत था, तो कई जगह औसत से ज़्यादा पैदावार भी मिला। जी बिल्कुल। तो हाँ। अगर अच्छी खेती करे तो इसमें 1 एकड़ में लगभग 400, 450, यहाँ तक कि 500 क्विंटल तक भी पैदावार किसान ले सकता है। हाँ, किसान तो अच्छी पैदावार ले सके जी, ये बात ले है। सकता है। हाँ जी, ये बात तो है। गन्ना वजनदार है जी। हाँ, गन्ना वेट भी काफ़ी है इसमें। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, तो जब वो यहाँ आए जी आपके पास, एक चीज़ और पूछनी थी। अपना यूपी में एक बीमारी और चल रही है आजकल, इस साल बहुत ज़्यादा है, पत्तों में पीलापन आ रहा जी। कुछ वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा है जी, मतलब 0118 में है, 13235 में भी है, 14201 में भी है, काफ़ी ज़्यादा है जी। तो वो क्या कारण है जी, क्या उसका उपाय है? देखो पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ वैरायटीज़ में पीलेपन की समस्या ज़्यादा है। जैसे हमारे हरियाणा में शाहबाद इलाके में पिछली बार ज़्यादा थी जी। और किसान आए भी थे, और हमारे भी एक खेत में पीलापन पिछली बार हमने देखा था। तो कई कारण है पीलेपन के। एक तो रूट बोरर है, रूट डैमेज कर देता है, जड़ को खा जाता है कीड़ा, जी। तो उसके कारण जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती है और पूरा पोषण नहीं ले पाती है ज़मीन से। जी। इस कारण जो उसकी नई पत्तियां भी पीली होने लग जाती है, थोड़ी लाल सी हो जाती है। जी। दूसरा पीलापन का कारण है कि अगर आपके यहाँ वाइट ग्रब है, कई जगह जैसे जो सफ़ेद हाँ, गिंडार सफ़ेद गिंडार वो जमीन में वो हो जी। भी हाँ। जड़ को काट देता है तो फिर पत्ता पीला हो जाता है। जी। तीसरा, कई जगह जैसे जंग जैसे डॉट डॉट से पत्तियों पे डेवलप हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जी। हाँ। वो बेसिलिफॉर्म वायरल डिजीज के लक्षण है, उस टाइप के भी वो भी पीला कर देता है पत्तियों को। जी। और जो मैंने देखा जो मुख्य कारण, वो जड़ें गली मिली मुझे। तो होता क्या है गन्ने में, जब
तेज बढ़वार का टाइम होता है गन्ने में, हाँ जी, उसी टाइम मानसून एक्टिव होता है। जी। मतलब ज्यादा ह्यूमिडिटी और अच्छा तापमान, हाँ ये दोनों गन्ने की चीज़, बढ़वार के लिए अच्छा क्लाइमेट है। हाँ जी, अब उस समय जब हमारा मानसून एक्टिव हो रहा है, मानसून के कारण जमीन में कई दिन तक पानी अच्छा है, जी, तो जड़ें हैं वो तेजी से ग्रोथ करती है और तभी गन्ना ऊपर बढ़ता है। हाँ गन्ना जब ऊपर स्पीड से भागता तो है। अब वो क्लाइमेट बहुत सारे जो फंगस है और दूसरे माइक्रोब्स है जी, उनके लिए भी फेवरेबल है, और जड़ें भी कच्ची कच्ची मतलब फ्रेश बन रही है। हाँ जी, तो वो जड़ों पे थोड़ा सा, अगर हमने खेत में कभी ट्राइकोडर्मा वगैरह नहीं इस्तेमाल करी, या गला सड़ा जो गोबर का खाद है या FYM है वो हम कम डाल रहे हैं आजकल, क्योंकि हम गन्ने पे गन्ना ले रहे हैं, गन्ने तो पे गन्ना ही हमारी है जी, हाँ। जमीन की जो हेल्थ है, सोयल हेल्थ है, वो कमज़ोर हो रही है। जी, तो उस समय जो हार्मफुल फंगस है वो बढ़ रही है, तो उस कारण वो जड़ों को गला रही है। तो अगर जो खेत मजबूत है, यानी जिसमें अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें समस्या नहीं आती है। जी, लेकिन जो रेतीली ज़मीन है जहाँ पे पहले से ही मतलब डेफिशिएंसी है और ज़मीन भी रेतीली है, तो वहाँ पे पीलेपन की समस्या बढ़ जाती है। जी, तो मतलब अगर फंगस है तो हमें वैसे जैसे कुछ वैरायटी जो आपने बताई, तो वो वैरायटी स्पेसिफिक होती है, वो आप उसको जुलाई के महीने में एक बार फंजीसाइड से ड्रेंचिंग कर सकते हो। क्योंकि हम किसान सारे क्या है, सॉल्यूशन पत्ती पीली हो रही है तो पत्तियों को कोशिश करते हैं कि हाँ स्प्रे हम करने की वहाँ पे कोशिश स्प्रे करेंगे करें, जी, वो ठीक हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, जबकि समस्या जड़ में है, तो ये हमें बात जड़ है। को हेल्दी बनाना है। जी। और गन्ने में जड़ बनती रहती है, जी, नई और आ जाएंगी। जी, लेकिन वो जो एक ग्रोथ रुक गई, अब वो ग्रोथ में और नई जड़ बनने में फिर टाइम लगेगा, तो उस कारण गन्ना हमारा छोटा रह जाता हाँ है, वो झटका खागा जी वो बीच में। झटका खा जाता है। तो अगर हमें पता है कि भाई ये वैरायटी में ये समस्या आने की संभावना है, तो जी। उसमें हम 1 जुलाई में, चाहे उसमें समस्या हो या नहीं हो, अगर ड्रेंचिंग कर ले, जैसे कार्बनडाजिम भी अच्छा फंजीसाइड है, थायोफिनाइट मिथाइल भी अच्छा जी। है, रिडोमिल भी अच्छा है, हाँ जी, हाँ जी, तो इनकी डोज 1 ml 1 लीटर या 1.5 ml 1 लीटर के हिसाब से, हाँ जो भी रिकमेंड डोज है, तो उस हिसाब से अगर हम जड़ों में पहुंचा दे, तो फंगस जो है या ज़्यादातर फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा गन्ना सही चलने लगेगा। सही चलेगा ये। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब हमने वहाँ अपनी साइड में मतलब यूपी में काफ़ी पता करा था इस बारे में। हाँ जी, चुहा जैसा आपने समझा ऐसा किसी ने नहीं बताया। कोई कह रहा है ऊपर से ऊपर स्प्रे मार लो, ये दवाई वो मार लो, किसी ने नहीं बताया जी। उनको भाई मेन बात है कि जड़ से है मामला सारा। और नहीं, मैंने तो अपना जो अनुभव है वो बताया है। ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है, जी। ऊपर भी चूसक कीट हो सकते हैं, थ्रिप्स हो सकता है, वो थ्रिप्स तो अलग है जी, वो तो दिखाई दे जाती है मिलीबग थ्रिप्स हो वगैरह। सकती है। तो बहुत सारे, यानी जड़ों पत्तियों पे तो सिम्टम अपीयर होते हैं। हाँ जी उनके तो, हाँ तो अब वो सिम्टम किस कारण से है, वो कारण ढूंढना जरूरी है। जी, वही तो कारण नहीं ढूंढ पा रहे था कोई भी। हाँ जी, हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब अगर हम ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, ये अच्छी चीजें हैं। आपको माइकोराइजा, ये अपनी जमीन की हेल्थ को इम्प्रूव करे हर बार, चाहे कोई भी फसल हो, गेहूं की हो, धान की हो, गन्ने की हो, जी। ये बढ़िया जैविक चीजें हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारी जमीन अच्छी होगी, उसमें बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी, और जमीन में ताकत हो जाएगी, मजबूत हो हाँ। जाएगी। क्योंकि ये ट्राइकोडर्मा ये हमारे लिए मतलब हेल्पफुल फंगस है, जी जी। जो दूसरी फंगस को खाती है।